दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हाइप क्लासेस में। मैं हूं शिवाजी झा। हम लोग भारत में बात कर रहे थे यूरोपीय कंपनियों के आगमन पर, और जो पिछला मैंने वीडियो बनाया है उस सब में इसी बात का जिक्र किया है कि किस तरह से एक एक करके भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है। और फिर कर्नाटक युद्ध को समझते हुए हमने आपको समझाया था कि अंतिम रूप से भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वही रह गई। बाकी जो भी यूरोपीय कंपनियां भारत आई वह किसी न किसी रूप में निष्क्रिय हो गई या फिर भारत छोड़कर उसे जाना पड़ा। तो अब चूंकि भारत में केवल और केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही एक व्यापारिक रूप से सक्रिय कंपनी रह गई थी, इसलिए अब जो भी बात हम करेंगे भारत के आधुनिक इतिहास में, उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ही मुख्य भूमिका होगा, मुख्य रोल होगा। तो अब हम आज से यह समझेंगे कि किस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने व्यापारिक विस्तार के लिए भारत के क्षेत्रों में प्रवेश किया, और जहां भी कहीं उसे लगा कि क्षेत्र पर कब्जा कर लेना चाहिए या जहां भी कहीं लगा कि किसी शासक से टकरार आवश्यक है, अवसंभावी है, वहां उसने जमकर उस शासक से, उस क्षेत्र के नवाब से लड़ाई की और धीरे धीरे न केवल व्यापारिक कंपनी के रूप में बल्कि एक साम्राज्यवादी शासक के रूप में अपने क्षेत्र का विस्तार करने लगे। अब देखिए, उसी कड़ी में हम आज बात करेंगे बंगाल विजय की। तो बंगाल विजय पर बात करने से पहले थोड़ा सा वह समय काल हम समझेंगे जिस समय काल में बंगाल विजय किया गया या फिर पलासी की लड़ाई और बक्सर की लड़ाई की गई। तो उस समय काल को समझने के लिए आपको थोड़ा सा मध्यकाल की ओर हम आपको ले चलेंगे। देखिए, मध्यकाल की जब हम बात करते हैं तो बात सबसे महत्वपूर्ण होता है मुगल शासकों की। और मुगल शासकों में जब हम बात करते हैं तो जो सबसे अंतिम मजबूत शासक की बात करेंगे तो वह था औरंगजेब। अंतिम मजबूत शासक। अंतिम मजबूत शासक इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, उसके बाद ऐसा मान लिया जाता है कि आने वाला जो समय है वह मुगलों के पतन का दौर है। मुगलों के पतन का दौर क्यों है? इसलिए कि औरंगजेब के बाद कोई मजबूत शासक नहीं हुआ भारत में। मुगलों की ओर से जो भी हुए वो अयोग्य हुए। दूसरी बात कि उत्तराधिकार को लेकर एक लड़ाई शुरू हो गई थी औरंगजेब के मृत्यु के बाद। तो उत्तराधिकार की लड़ाई एक बड़ी समस्या थी मुगलों के पतन के लिए। एक बड़ा कारण था मुगलों के पतन का, उत्तराधिकार की लड़ाई। दूसरी बात यह थी कि औरंगजेब के समय में इतना ज़्यादा जागीरदार हो गया था, इतने ज़्यादा मनसब बांट दिए गए थे कि उन मनसबों को संभाल पाना, उन जागीरदारों को संभाल पाना मुगलों के बस की बात नहीं रह गई थी। तो ऐसे में जागीरदारी प्रथा और मनसबदारी प्रथा ने पूरे देश में एक क्षेत्रवाद को जन्म दे दिया था। जो जिस क्षेत्र में थे उस क्षेत्र में मजबूत हो रहे थे, और बाद में जैसे ही अवसर मिला, जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई और कोई मजबूत शासक गद्दी पर नहीं बैठ पाया क्योंकि उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू हो गई, वैसे ही इन मनसबदारों ने, इन जागीरदारों ने और जो सूबेदार थे जो कि मुगल शासक के द्वारा ही नियुक्त किए गए थे, उन लोगों ने धीरे धीरे अपने को स्वतंत्र करने लगे। और देखेंगे कि कुछ ऐसे राज्य जो पहले भी मुगल के अंतर्गत नहीं आते थे वो और अधिक मजबूत हो गए, जैसे कि पंजाब हो या मराठा हो या केरल के क्षेत्र हों। और ऐसे क्षेत्र जो कि सीधे सीधे मुगलों के नियंत्रण में थे लेकिन वहाँ उनके नवाब कार्य कर रहे थे, वहाँ उनके सूबेदार कार्य कर रहे थे, वह जैसे ही उनको अवसर मिला कि केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई, वह स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। जैसे बंगाल हो, हैदराबाद हो, अवध हो। कुछ ऐसे राज्य थे जो सरकार के नियंत्रण में थे भी और नहीं भी थे, यानी कि जो मनसबदार थे वहां पर काम कर रहे थे, वैसे क्षेत्र भी कई स्वतंत्र हुए। तो इस पर हम लोग बाद में बात करेंगे, समझेंगे जब मुगलों के पतन के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ थोड़ा सा जोड़ना आवश्यक है क्योंकि बंगाल शुरुआत से ही, वैदिक काल से ही अगर आप देखेंगे तो बंगाल जो है एक महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल रहा था। मुगल के समय में भी बंगाल एक महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल रहा था। 1717 ईस्वी की बात हम करते हैं, जिस समय की मुगल शासक फर्रुखसियर था, उसका कार्यकाल भी मैंने लिखा है 1713 से 1719 ईस्वी। इसी बीच में बंगाल के सूबेदार
जो कि मुर्शीद कुली खां थे, उसने अवसर पाकर 1717 ईस्वी में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, यानी कि बंगाल को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित कर दिया 1717 ईस्वी में। किसके समय में? फर्रुखसियर के समय में। किसने? मुर्शीद कुली खां ने। और उसके बाद जो वहाँ के नवाब वो कहलाने लगे, तो नवाब के क्रम में हम आगे देखेंगे कि उसी क्रम में अलीवर्दी खां और फिर सिराजुद्दौला का समय आता है। तो मैं सिर्फ यह बताना चाह रहा हूं अभी एक पृष्ठभूमि के तौर पर कि बंगाल जो कि मुगल साम्राज्य का एक मजबूत किला था, एक मजबूत राज्य था, वह 1707 ईस्वी के बाद औरंगजेब की मृत्यु के बाद एक क्षेत्र, एक राज्य बनकर रह गया, जो 1717 ईस्वी में स्वयं को आजाद कर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हो गया था। और स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित होने से एक बड़ा फायदा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यह हुआ कि उसके लिए लड़ने वाला कोई दूसरा नहीं था, यानी कि बंगाल सिर्फ एक राज्य था और वहाँ के जो नवाब थे उसको अगर जीत लिया जाता तो बड़ी आसानी से बंगाल पर शासन किया जा सकता था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले बंगाल की ओर ध्यान इसलिए दिया क्योंकि आपको पता होगा कि बंगाल जो है व्यापारिक दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण राज्य था। दूसरी बात यह है कि जितने भी पूरे एशिया से व्यापार होते थे यूरोप के, उसमें सबसे अधिक 60% से अधिक व्यापार केवल और केवल बंगाल से होता था। तो बंगाल विजय का एक मूल उद्देश्य यह भी था अंग्रेजों का कि यदि बंगाल पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से वह समृद्ध हो जाएंगे। दूसरा कि राजस्व की दृष्टिकोण से भी, आमदनी के दृष्टिकोण से भी बंगाल से उन्हें काफ़ी मदद मिलेगा। तो आइए समझते हैं कि बंगाल पर विजय अंग्रेजों ने किस तरह से प्राप्त की और किस स्थिति में प्राप्त की। तो पहला पॉइंट देखिए, बंगाल के नवाबों एवं अंग्रेजों के मध्य संघर्ष का प्रमुख कारण 1717 ईस्वी में मुगल शासक फर्रुखसियर द्वारा दिया गया शाही फरमान था। देखिए, इस बात का जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं। शाही फरमान था मतलब 1717 ईस्वी में मुगल शासक फर्रुखसियर ने क्या शाही फरमान दिया था, आपको याद होगा अच्छे से। इसमें दो तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण कही गई थी। एक उसमें से यह बात था कि बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी निर्बाध रूप से व्यापार कर सकती है। और भी बातें थी, उसका मैंने पिछले क्लास में बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया है, तो उसको आप देखते रहिए, तभी आपको फायदा होगा उसका। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण उसमें बिंदु मैंने जिक्र किया था वह था बंगाल में निर्बाध व्यापार। निर्बाध व्यापार का मतलब बिना कोई टैक्स दिए जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वह बंगाल में व्यापार कर सकता था। देखिए अब इसका परिणाम क्या हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि इसका अंग्रेजों ने दुरुपयोग शुरू कर दिया। दुरुपयोग किस तरह से शुरू कर दिया? तो चूंकि यह एक कंपनी को दिया गया था कि आप निर्बाध व्यापार कर सकते हैं, बिना टैक्स के व्यापार कर सकते हैं, लेकिन जो कंपनी के कर्मचारी थे, जो अधिकारी थे, वह अपना व्यक्तिगत व्यापार भी किससे करते थे? इसी अधिकार के तहत करते थे, यानी कि बिना राजस्व दिए, बिना कोई टैक्स दिए व्यापार करते थे। एक दूसरी बात यह थी कि सिर्फ अपना ही व्यापार नहीं करते थे, जो दूसरे भारतीय व्यापारी थे उसको भी टैक्स फ्री कर दिए थे। यानी कि पूर्ण रूप से आप कह सकते हैं कि बंगाल में व्यापार से चाहे कोई भी व्यापार करे, बंगाल के नवाब को कोई पैसा नहीं आता था, यानी राजस्व की एक बड़ी क्षति हो रही थी। अब यहाँ समझिए आप, यहाँ यह एक कारण है कि नवाब को अगर राजस्व की क्षति होगी तो उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी, और जब अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी तो राज्य को चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो एक यह कारण था कि नवाब को सीधे सीधे अंग्रेजों से टकराना पड़ा। दूसरा देखिए, अलीवर्दी खां के बाद, जो मैंने जिक्र किया है आपसे अलीवर्दी खां के बारे में, अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब था। तो अलीवर्दी खां के बाद 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है। देखिए परिस्थिति क्या बनती है। अलीवर्दी खां एक मजबूत नवाब था, मजबूत शासक था बंगाल का, लेकिन 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका कोई बेटा नहीं था, और उसका कोई बेटा नहीं था, 3 बेटियां थी। उसी में से एक बेटी का बेटा यानी कि नाती सिराजुद्दौला था। अब स्थिति ये थी कि तीनों बेटी में से किसी एक के बेटा को शासक बनाना था, और उसमें से 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां का जो नाती सिराजुद्दौला था वह बंगाल का नवाब बनता है। तो निश्चित ही अब 2 जो बच गई बेटी, वह उत्तराधिकार के लिए लड़ाई करेगी। वह कहेगी कि मेरा बेटा होना चाहिए या मैं बनूंगी शासक। स्थिति वही हुई। सिराजुद्दौला शासक तो बन गया 1756 ईस्वी में, लेकिन उसके कई दुश्मन शासन के साथ ही जुड़ गए।
देखिए सिराजुद्दौला के खिलाफ कौन होगा? निश्चित रूप से वो होगा जिसको सत्ता नहीं मिला। तो उसकी दो मौसी, एक मौसी घसीटी बेगम जो कि ढाका के नवाब से शादी हुआ था, वो इसका दुश्मन थी। दूसरा मौसी जिसका बेटा शौकत जंग पूर्णिया का नवाब था। जी हाँ, जहाँ मैं आप यह क्लास ले रहा हूँ जहाँ से, उसी पूर्णिया की बात मैं कर रहा हूँ। तो शौकत जंग पूर्णिया का नवाब था। तो एक शौकत जंग, दूसरा घसीटी बेगम जो कि ढाका में जिसका विवाह हुआ था और इसकी मौसी थी। तो दो दुश्मन तो घर से तैयार हो गए सिराजुद्दौला के। और ये दो कौन थे? ये दोनों दावेदार थे बंगाल के शासन का। तो सिराजुद्दौला को घर से ही दिक्कत हो रही थी, घर में ही इनको जो है इनका दुश्मन तैयार था। उसके बाद और कौन दुश्मन थे? और दुश्मन थे मीर जाफर जो कि इसका सेनापति भी था, जगत सेठ, राय दुर्लभ, अमीर चंद, राजबल्लभ। ये वो व्यक्ति थे जो सत्ता के साथ थे, लेकिन अंग्रेजों के प्रलोभन के वजह से, अंग्रेजों द्वारा दिए गए रिश्वत और छूट के वजह से ये अंग्रेजों के साथ भी थे और मुख्य रूप से अंग्रेजों के साथ ही थे और सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, सिराजुद्दौला को कमजोर कर रहे थे। तो ये सब सिराजुद्दौला के खिलाफ थे। आपको ऐसे भी लिस्ट याद रखना है, पूछे जाते हैं ये सवाल, तो ये ध्यान रखना है। अब देखिए स्थिति क्या बन रही है बंगाल की। मैंने बंगाल का जो गौरवशाली इतिहास है वो आपको बताया, क्यों महत्वपूर्ण था बंगाल अंग्रेजों के लिए भी। फिर मैंने आपको समझाया कि किस तरह से 1717 ईस्वी में फर्रुख सियर जब मुगल शासक था, उसी समय में जो है मुर्शिद कुली खां के द्वारा बंगाल को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित कर दिया गया था। और फिर मुर्शिद कुली खां के बाद क्रम चलता हुआ अलीवर्दी खां तक पहुंचता है और अलीवर्दी खां के बाद जो है सबसे बड़ी समस्या खड़ी होती है उत्तराधिकार का, और वहीं से शुरू होता है बंगाल के पतन का रास्ता। तो पहले भी हमने देखा है कर्नाटक युद्ध में भी, हैदराबाद में उत्तराधिकार की लड़ाई, कर्नाटक में उत्तराधिकार की लड़ाई और फिर बाहरी का प्रवेश। यहाँ भी आप देख सकते हैं वही स्थिति है। तो जहाँ मौका मिल रहा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो प्रवेश करते हैं और फिर धीरे धीरे उस जो है उस क्षेत्र पर किसी न किसी रूप में अपना अधिकार स्थापित करते हैं। तो फिलहाल तो हम एक बात ध्यान में रखेंगे कि फिलहाल जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका उद्देश्य है व्यापार को मजबूत करना, व्यापारिक दृष्टिकोण से क्षेत्र का विस्तार करना, न कि शासक बनना। हम आगे समझेंगे इसको और अच्छे से। फिलहाल आप ये समझिए कि सिराजुद्दौला के खिलाफ कौन थे। तो आपको मैंने अंडरलाइन भी कर दिया, ये सब लोग इनके खिलाफ थे। अब देखिए अंग्रेजों ने क्या किया। अंग्रेजों ने कलकत्ता की किलाबंदी प्रारंभ कर दी। कलकत्ता के बारे में हमने पिछले क्लास में चर्चा कर लिया, जब अंग्रेजों का आगमन कर रहे थे कि कलकत्ता कैसे प्राप्त हुआ था। 3 गांव मिला था, फिर तीनों गांवों को मिलाकर कलकत्ता की स्थापना जॉब चार्नक ने किया था। तो ये सब हमने चर्चा किया था, इसको आप पहले ही समझा है। अब देखिए अंग्रेजों ने क्या किया, कलकत्ता की किलेबंदी प्रारंभ कर दी। किलेबंदी करने का मतलब ये था कि इस क्षेत्र में कोई बाहरी प्रवेश नहीं कर सकता है। नवाब ने इसका विरोध किया कि क्यों भाई, कलकत्ता तो बंगाल का हिस्सा है और मेरे अंदर आता है, इसको आप क्यों इस तरह से अलग करने का प्रयास कर रहे हैं। तथा राजबल्लभ के पुत्र कृष्णदास को शरण दी थी अंग्रेजों ने। कृष्णदास कौन था? कृष्णदास जो है आप यूं समझिए कि ये एक कर्मचारी था सिराजुद्दौला का, जिसने राजस्व घोटाला किया था। यानी कि जो सरकारी फंड था उसको लेकर यह भागा था। तो भागा था तो इसके पीछे लगी हुई थी नवाब की सेना। इस व्यक्ति को, कृष्णदास को, किसने शरण दिया? अंग्रेजों ने शरण दिया। देखिए दुश्मनी किस तरह से शुरू हो रहा है। एक तो कलकत्ता पे किलाबंदी करना अंग्रेजों द्वारा, फिर कृष्णदास को शरण देना। 2 कारण था जो नवाब गुस्सा में थे, अंग्रेजों के खिलाफ थे। तीसरा कारण, अंग्रेजों ने नवाब को कासिम बाजार के निरीक्षण की अनुमति नहीं दी। कासिम बाजार बंगाल का हिस्सा था, नवाब के अंदर आता था, लेकिन चूंकि यह फैक्ट्री कासिम बाजार में है, ब्रिटिश कंपनी की फैक्ट्री थी, तो अंग्रेजों ने क्या किया, यहाँ पर जो है नवाब को प्रवेश से मना कर दिया कि आप यहाँ नहीं जा सकते, निरीक्षण नहीं कर सकते, यह मेरा क्षेत्र है। तो इससे भी नवाब को तकलीफ था और नवाब जो है वह अंग्रेजों के खिलाफ थे। अब आगे देखिए, सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया। यही 2 कारण था जिस वजह से सिराजुद्दौला ने क्या किया, कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया ताकि कलकत्ता को मुक्त करा लिया जाए, फ्री करा लिया जाए। और परिणाम क्या हुआ, 20 जून 1756 ईस्वी को ब्लैक हॉल की घटना हो जाती है। ब्लैक हॉल की घटना क्या है? तो ब्लैक हॉल की घटना को आप यूं समझे कि 1756 ईस्वी में
एक अंग्रेज अधिकारी थे जिसका नाम था हॉलवेल। हॉलवेल ने ही यह कहानी रचा था, मैंने आगे लिखा भी है कि हॉलवेल शामिल था इसमें। संभवतः यह मनगढ़ंत कहानी थी। तो 20 जून 1756 ईस्वी को एक ब्लैक होल की घटना होती है, जो कि एक मनगढ़ंत कहानी कहा जाता है इतिहास में, हॉलवेल द्वारा रचा गया था। यह कहानी क्या थी? तो 20 जून 1756 ईस्वी को जब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर आक्रमण किया तो वहां पर 146 अंग्रेज अधिकारी और सैनिकों को एक छोटे से कमरे में कैद कर दिया था। और वह ऐसा कमरा था जिसमें हवा का प्रवेश नहीं था, और कहा जाता है कि रात भर उसी में 146 व्यक्ति को छोटे से कमरे में छोड़ दिया था सिराजुद्दौला ने, और सुबह देखा तो सिर्फ 23 लोग इसमें से जीवित बचे थे। 146 में से केवल 23 लोग बचे थे। तो इस घटना को ब्लैक होल की घटना कहते हैं। इसका डेट पूछा हुआ है, कितने लोग बचे यह भी सवाल पूछा है, और किसने यह कहानी सुनाई? तो उसी बंदी में एक व्यक्ति हॉलवेल भी था। तो हॉलवेल ने यह कहानी सुनाई, जो कि कुछ समय के लिए गवर्नर भी रहा था बंगाल का हॉलवेल। तो हॉलवेल ने यह कहानी सुनाई। कहा जाता है इतिहास में कि हॉलवेल ने यह कहानी रची थी, यह हुआ नहीं था वास्तव में यह घटना। और यह कहानी इसलिए रचा गया था ताकि एक आधार, मजबूत आधार बनाया जा सके सिराजुद्दौला पर हमला करने का। यह कहा जा सके कि इसने अंग्रेजों को मारा है, अंग्रेजों के साथ बर्बरता किया है, और इसीलिए हम बदला लेने के लिए सिराजुद्दौला पर आक्रमण कर रहे हैं। इसलिए मैंने लिख दिया, संभवतः यह मनगढ़ंत कहानी था। अब देखिए, मद्रास से क्लाइव तथा वाटसन, ये दो अंग्रेज अधिकारी, क्लाइव और वाटसन के नेतृत्व में, क्लाइव तो आप जान ही रहे हैं बंगाल का गवर्नर भी है, 1757 ईस्वी में गवर्नर बनकर आता है यह, तो और 1760 तक रहता है पहला टर्म में, और दूसरा टर्म में यह 1765 से 1767 ईस्वी तक, 2 बार ये क्लाइव रहता है गवर्नर। ध्यान रखेंगे 1757 से 1760 ईस्वी तक, फिर 1765 से 1767 ईस्वी तक। तो क्लाइव मद्रास में था उस समय, और वाटसन, ये दोनों क्या करता है, मिलकर एक अंग्रेजी सेना एक मजबूत अंग्रेजी सेना को इकट्ठा करके कलकत्ता पर हमला कर देता है। क्यों हमला करता है? इसी ब्लैक होल की घटना का बदला लेने के लिए आप समझें, या फिर ये समझें कि नवाब ने अब शिकंजा कसना शुरू कर दिया था, कलकत्ता पर कब्जा करने का प्रयास किया था, इसीलिए। तो क्लाइव और वाटसन के नेतृत्व में एक अंग्रेजी सेना कलकत्ता पर हमला कर देता है। नवाब मजबूर हो जाता है। क्यों मजबूर होता है? क्योंकि इनके जितने भी लोग हैं वह सब ऑलरेडी, पहले ही मैंने देखा है कि वो सब क्या है, सिराजुद्दौला के खिलाफ हैं। तो मजबूत एक सेना होने के बावजूद भी यह कमजोर है। कमजोर इसलिए है कि इनके अधिकांश लोग जो है वह अंदर से अंग्रेजों के साथ हैं, और यही कारण था कि प्लासी के युद्ध में बड़ी आसानी से सिराजुद्दौला हार जाते हैं, इनकी पराजय होती है और अंग्रेज जीत जाते हैं, क्योंकि यह युद्ध नहीं एक षड्यंत्र था, ऐसा इतिहास में बहुत अच्छे से वर्णित और चर्चित है। तो मद्रास से क्लाइव और वाटसन के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना कलकत्ता पर हमला करता है। नवाब को 9 फरवरी, ये बहुत महत्वपूर्ण डेट है, 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि करनी पड़ जाती है। क्यों करे संधि? तो मजबूरी है यहाँ, इसके पास कोई उपाय नहीं है। कलकत्ता पर हमला कर दिया, एक मजबूत सेना ने हमला कर दिया अंग्रेजों का, इसका जवाब नहीं दे सकता है उस समय सिराजुद्दौला, क्योंकि अचानक हमला किया गया है, तो जवाब नहीं दे सकता है, इसलिए मजबूरन एक संधि करनी पड़ी ताकि यह रोका जा सके, इस युद्ध को यहीं रोक दिया जा सके, और आगे जो है फिर तैयारी का अवसर मिले सिराजुद्दौला को। 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि होती है, और इस संधि के अंतर्गत कहा क्या जाता है, तो देखिए महत्वपूर्ण बातें। कलकत्ता की किलाबंदी अंग्रेज करेंगे। देखिए, जिस चीज की लड़ाई थी वो इस संधि में तय कर लिया गया कि भाई कलकत्ता की किलाबंदी तो मैं ही करूंगा, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। तो ये चला गया। सिक्का ढालने का अधिकार लिया गया। सिक्का ढालने का अधिकार आपको याद होगा कि 1757 ईस्वी में मुगल शासक फर्रुखसियर से जो फरमान प्राप्त किया था इन लोगों ने, उसमें भी था मुंबई से सिक्का ढालने का। अब देखिए, यहाँ कलकत्ता से सिक्का ढालने का अनुमति मिल गया इनको। फिर कलकत्ता पर सिराजुद्दौला ने जो हमला किया था उससे जो नुकसान हुआ था, ये जो ब्लैक होल की घटना आदि है, इस नुकसान की भरपाई के लिए सिराजुद्दौला से क्षतिपूर्ति भी लिया गया। देखिए, तो अलीनगर की संधि में 3 महत्वपूर्ण बातें थी। कलकत्ता की किलाबंदी अंग्रेज करेंगे, अंग्रेज सिक्का ढालेंगे, और तीसरा कि जो नुकसान हुआ है अंग्रेजों का वो क्षतिपूर्ति कौन देंगे, तो नवाब सिराजुद्दौला देंगे। तो यह संधि महत्वपूर्ण है, जो कि एक संधि नहीं है, ये एक तरह से आप समझे कि नवाब का पराजय है। फिर आगे बढ़िए इसको लेकर। क्लाइव ने क्या किया? क्लाइव ने फ्रांसीसी बस्ती, जो कि चंद्रनगर था, जहां फ्रांसीसियों का ऑफिस हुआ करता था, उस पर जून 1757 ईस्वी में कब्जा कर लिया।
जून 1757 ईस्वी में कब्जा कर लेता है। इसका परिणाम क्या है? इसका परिणाम यह है कि अब फ्रांसीसी जो बंगाल में थे, वो तो पहले ही हमने उसके बारे में समझा है विस्तार से, कर्नाटक युद्ध वगैरह, तो बंगाल से भी इसको बाहर कर दिया जाता है और बाद में नवाब पर भी दबाव बनाया जाता है कि आप फ्रांसीसियों को जो है वह बंगाल से बाहर कर दीजिए। तो एक ये बात है। अब देखिए और आगे बढ़ रहे हैं अंग्रेजों ने नवाब की कमजोरी का आकलन करते हुए एक षड्यंत्र रचा। अब जब लग गया, 2-3 घटनाएं हैं, जैसे कलकत्ता पर हमला, फिर आप देखेंगे चंद्रनगर पर कब्जा कर लेना, फिर देखेंगे आपकी कासिम बाजार से में घुसने से मना कर देना, फिर आप देख रहे हैं 9 फरवरी को अलीनगर की संधि। तो ये सब चीजें जो सामने आई, इससे यह स्पष्ट हो गया कि जो बंगाल का नवाब है वो बेहद कमजोर है और इसको आसानी से सत्ता से हटाया जा सकता है और अपने हिसाब से यहाँ नवाब बनाया जा सकता है। और यही कारण है कि इसके खिलाफ एक षड्यंत्र रची गई और वही षड्यंत्र को प्लासी का युद्ध कहा जाता है, जो 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। और इसमें कुछ नहीं हुआ, इसमें केवल और केवल सत्ता परिवर्तित किया गया था। जो सिराजुद्दौला नवाब थे उनको हटा दिया गया और अपने मनपसंद का मीर जाफर को गद्दी पर बैठाया गया था। देखिए, यह जो प्लासी का युद्ध है वह बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर हुआ था। भागीरथी नदी एक छोटी सी नदी बंगाल में बहती है, वो हुगली की सहायक नदी थी। इसी नदी के तट पर यह हुआ था। यह सवाल भी पूछा गया है कि प्लासी निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर था, तो यह सवाल पूछा गया, यह ध्यान रखेंगे। अब देखिए, इस युद्ध में, प्लासी के युद्ध के बारे में पहले भी आप समझ चुके हैं इसकी पृष्ठभूमि को, यह बिल्कुल ही युद्ध नहीं था, एक षड्यंत्र था। तो एक तरफ अंग्रेजों के साथ सभी षड्यंत्रकारी थे, षड्यंत्रकारी का लिस्ट मैंने लिखवाया है आपको, जो सिराजुद्दौला के विरुद्ध थे वो सभी अंग्रेजों के साथ थे। दूसरी तरफ नवाब के साथ केवल कौन था? मीर मदान और मोहनलाल, जो कि उसका विश्वसनीय व्यक्ति था। ये 2 व्यक्ति थे नवाब की तरफ से। अब देखिए, क्लाइव की सेना में 1100 यूरोपीय तथा 200 भारतीय सिपाही थे, बहुत कम था, जबकि नवाब के साथ 50,000 सेना था। आप समझ सकते, 50,000 सेना नवाब के साथ था, फिर भी यह हार गई यह सेना। क्यों? लेकिन सेनापति राजद्रोही मीर जाफर था, क्योंकि इसका जो सेनापति था मीर जाफर, वह पहले ही अंग्रेज से समझौता कर चुका था कि इसको हटाना है और मीर जाफर गद्दी पर बैठेगा, यह पहले ही हो चुका था। तो यह षड्यंत्र था, इसीलिए 50,000 सेना होने के बाद भी जो है युद्ध नहीं था। सेना पीछे हट गई और सिराजुद्दौला को वहां से भागना पड़ा और भागकर सिराजुद्दौला मुर्शिदाबाद भागा, लेकिन जो मीर जाफर का बेटा था मीरन, उसने उसकी हत्या कर दी। तो सिराजुद्दौला का कहानी यहीं पर समाप्त हो गया। युद्ध में रक्तपात बिल्कुल भी नहीं हुआ, बहुत कम हुआ और सिराजुद्दौला पराजित हो गया, मारा भी गया। और इस तरह से बंगाल की गद्दी पर जो है अब शासक कौन बनेगा यह तय करने का अधिकार अंग्रेजों को मिल गया। और आप देख सकते हैं कि मीर जाफर को 1757 ईस्वी में बंगाल का नवाब बनाया गया। किसने बनाया? अंग्रेजों ने बनाया। अंग्रेज क्या हो गए? अब किंग मेकर हो गए। देखिए, ये खुद शासक बन सकते थे, लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा है कि अंग्रेज जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है एक व्यापारिक कंपनी थी और व्यापार के विस्तार के लिए जो कुछ वह कर सकते थे वही वह कर रहे थे। वो प्रयास कर रहे थे कि कम से कम शासन में हस्तक्षेप हो, शासन में कम से कम मैं प्रवेश करूं, मैं आराम से केवल व्यापार करूं और अपना जो लाभ है वही लेता रहूं, बाकी झमेला जो है यह भारतीयों के पास रहे। इसीलिए उसने शासन करना पसंद नहीं किया, शासक बनाया इसने। मीर जाफर को 1757 ईस्वी में गद्दी पर बैठाया और यह 1760 तक बंगाल का नवाब रहा। अब देखिए, मीर जाफर को बनाने के बाद वह क्या उससे लाभ लेना चाहता था? तो देखिए, मीर जाफर ने कंपनी को बिहार, बंगाल, उड़ीसा में मुफ्त व्यापार का अधिकार दिया। यह पहले भी था, इसको फिर से रिस्टोर कर दिया मीर जाफर ने। क्लाइव को 24 परगना की जमींदारी दी गई, ये व्यक्तिगत दिया गया क्लाइव को, कि धन्यवाद देने के लिए कि भाई आपने मुझे जो है यहाँ गद्दी पर बैठाया है, इसलिए ये उपहार है आपके लिए, तो क्लाइव को दी गई। उसके बाद देखिए स्थिति क्या है। मीर कासिम 1760 तक है, 1760 के बाद फिर से 60 से 63 मीर कासिम, फिर मीर जाफर 63 से 65, ये मैंने लिख दिया है एक बार में आपको। अब देखिए आगे का पॉइंट देखेंगे तब ये ज्यादा समझ में आएगा। 1757 से 1760 मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। बंगाल का नवाब बनाते ही कुछ क्षेत्र तो ले ही लिया गया, कुछ अधिकार भी ले लिए गए, लेकिन लगातार मीर जाफर से मांग जो है वो अंग्रेज करते रहे और इतना ज्यादा मांग करने लगे, इतना ज्यादा डिमांड होने लगा कि मीर जाफर देने में असफल हो गया। जब लगा अंग्रेजों को कि मीर जाफर अब नहीं दे पा रहा है या हमारा जो आदेश है उसका पालन नहीं कर पा रहा है, हमारे हिसाब से खरा नहीं उतर रहा है, तो उसने क्या किया? मीर जाफर को पद से हटा दिया
और हटाकर उसके स्थान पर किसे बैठाया? मीर कासिम को गद्दी पर बैठा दिया। और मीर कासिम को गद्दी पर बैठाना मैसीटोट ने इसे एक क्रांति की संज्ञा दी है। क्रांति की संज्ञा इसलिए दी है क्योंकि अब ये शासक बदल सकते थे, जब इच्छा हो अंग्रेज शासक को बदल सकते थे, इसलिए एक क्रांति था मीर जाफर को हटाकर फिर मीर कासिम को बनाना। मीर कासिम ने कंपनी को कुल 29 लाख रुपए अदा किए। अब जो भी बनता है नवाब, उसका उद्देश्य क्या है अंग्रेजों का कि भाई इससे ज्यादा लाभ लो, पैसा लो, धन लो, वही उद्देश्य है उसका। तो 29 लाख रुपए लिए उससे, मीर कासिम से। फिर वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की जमींदारी भी कंपनी को देनी पड़ी, तो ये भी ले लिया इसने। देखिए क्षेत्र विस्तार किस तरह से हो रहा है। लेकिन मीर कासिम जो था वो इस बात को जानता था कि ये अंग्रेजों की इच्छा के अनुसार खरा नहीं उतर पाएंगे, क्योंकि मीर जाफर भी यही कारण था कि हटना पड़ा था मीर जाफर को। मीर कासिम ने क्या किया? तो मीर कासिम ने कुछ सुधार के उपाय निकाले कि क्यों ना कुछ सुधार ऐसा किया जाए ताकि बंगाल का खजाना भरे और बंगाल की जनता को भी लाभ हो। और इसके लिए इसने कई कठोर कदम उठा डाले, या यूं कहिए कि यह बगावत कर लिया अंग्रेजों के साथ। क्या किया मीर कासिम ने? तो मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर लिया। देखिए बिना अंग्रेजों के से पूछे अपनी मर्जी से राजधानी बदल दिया। क्यों? क्योंकि मुर्शिदाबाद में अंग्रेजी सेना तैनात थी और पूरा मीर कासिम को घेरे हुआ था, तो ये बचने के लिए अपनी राजधानी ही बदल दिया, मुंगेर ले गया राजधानी। उसके बाद देखिए क्या किया, सेना में यूरोपीय मॉडल को प्रवेश किया, यानी कि अपनी सेना को जो है यूरोपीय मॉडल पे तैयार किया ताकि वह अंग्रेजों से लड़ सके, मजबूत हो सके। उसके बाद दस्तक प्रणाली के दुरुपयोग को रोका। दस्तक प्रणाली वही जो फ्री ट्रेड के लिए सिग्नेचर मुहर का जो प्रावधान था कि भाई इस सिग्नेचर वाला जो भी पेपर जाएगा वो फ्री होगा, तो वो जो दस्तक प्रणाली इसको कहते थे, या यूं कहिए कि फ्री ट्रेड करने का जो अधिकार था, मुफ्त व्यापार करने का जो अधिकार था, उस प्रणाली को क्या किया, उसके दुरुपयोग के बारे में पहले हमने जिक्र किया है, जिसको सिराजुद्दौला ने भी रोकने का प्रयास किया था। उस दुरुपयोग को इसने क्या किया, रोका, इसको बंद कर दिया। इससे क्या होगा, सीधा सीधा अंग्रेज से टकरार होगा। अब देखिए 1762 ईस्वी में क्या हुआ, मीर कासिम ने व्यापार पर लगे सभी कर समाप्त कर दिए। अब जब सभी कर समाप्त कर दिए तो आप समझ चुके हैं कि पहले ही क्या हुआ था, अंग्रेजों को फ्री ट्रेड का मिला हुआ था कि भाई आप मुफ्त व्यापार करेंगे बंगाल में। लेकिन इस बार क्या किया इसने, सभी कर हटा दिए सभी के लिए। सभी के लिए मतलब ना अंग्रेजों को लगेगा कर, ना अन्य व्यापारियों को लगेगा कर। तो इससे क्या हुआ, सभी एक समान हो गए, जो कि अंग्रेजों को पसंद नहीं था। अंग्रेज चाहते थे कि मैं विशेष हूं, मुझे कर से छूट मिले, बाकी को कर लगे, और सभी को इसने कर से मुक्त कर दिया मीर कासिम ने। तो यह भी एक बगावत था। और साथ ही साथ क्या किया, अंग्रेजों के विशेषाधिकार को भी समाप्त कर दिए, सारा विशेषाधिकार समाप्त कर दिया। सभी पर खिजरी जामा कर लगा दिया, यानी कि खिजरी जामा कर मतलब एक समान कर सभी पर लगा दिया, एक नया टैक्स लाया और सभी पर एक समान लगा दिया गया। तो इससे भी अंग्रेज नाराज हो गए और अंग्रेजों को यह स्वीकार नहीं था। इसलिए उसने क्या किया, जुलाई 1763 ईस्वी में पुनः मीर जाफर को शासक बनाया। मीर कासिम को भगाया, उस पर अंग्रेजी सेना हमला कर दी और उसको भागना पड़ा। और 1763 जुलाई में जो है फिर से मीर जाफर गद्दी पर बैठ जाता है। ये क्रम मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। तो फिर से मीर जाफर को गद्दी पर बैठाया जाता है। अब मीर कासिम क्या करता है, मीर कासिम जो है वहां से भागता है और भागकर अवध के नवाब सुजाउद्दौला के पास पहुंचता है कि भाई मदद कीजिए, अंग्रेजी सेना पीछे पड़ा हुआ है। तो सुजाउद्दौला के पास पहुंचता है, जहां सुजाउद्दौला के पास पहले से ही मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय शरण लिए हुआ है। शाह आलम द्वितीय इसलिए शरण लिए हुआ है क्योंकि इसको जो है मुगल शासक ने स्वीकारा ही नहीं उत्तराधिकारी। तो ये बिहार में ही इसका ये गद्दी पर बैठा था और इधर ही घूमता रह गया, ये अभी तक दिल्ली पहुंचा नहीं था शासन करने के लिए। इसकी कहानी को हम अलग से समझेंगे, लेकिन फिलहाल आप समझिए कि मुगल सम्राट अपने गद्दी से भागा हुआ है और यहाँ पे यानी कि अवध के नवाब सुजाउद्दौला के पास ही बैठा हुआ है। तो ये तीन व्यक्ति एक जगह होते हैं और ये तीनों जो शासक है, तीनों मिलकर एक मजबूत सेना तैयार करता है। और फिर आप देखेंगे आगे कि यही तीनों सेना एक तरफ और एक तरफ अंग्रेज, और युद्ध होता है बक्सर का, जो कि अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आप देखते रहिए हाइप क्लासेस, इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इसका लाभ उठाते रहिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।